अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, दूसरी मरतबा ये खबर आ रही है कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं, तो क्या इतलात हैं इस हवाले से? वाकई जा रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है और शरीफ ख़ानदान जो है वो सच तो किसी को बताता नहीं है। तो इसीलिए ये ख़बर तो अभी तक किसी के पास कंफर्म नहीं है कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। तो ये ख़बर तो किसी के पास नहीं है, मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये जो अभी ख़बर इन्होंने लीक किया ना कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि जो नून लीग के ख़िलाफ़ गई है ये ख़बर। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह भाईजान ये है कि एक ऐसे टाइम पे ये ख़बर चलवाई गई है जब इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत अहम और बड़ी तब्दीली हुई है। तो उस मौके पे ये ख़बर नून लीग की तरफ से आई है कि मियां साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब इससे फिर अफवाहें शुरू हो गई कि मियां साहब क्यों बाहर जा रहे हैं। और फिर क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है, और वो ये है कि अभी तक क्योंकि काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हुई नहीं है और चीज़ें टफ़ हैं, तो ये भी चांसेस हैं कि मंसूर अली शाह साहब के हर आने वाले दिन के साथ चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि भाई मंसूर साहब आ रहे हैं और काजी साहब जा रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि मियां साहब पाकिस्तान आए थे काजी फैसल साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, और जब तक काजी साहब थे तो मियां साहब इसको अपना मुल्क समझ के रह रहे थे पाकिस्तान में। और जब काजी साहब जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है मियां साहब अपने असल वतन लंदन, जहाँ असासे जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज सब कुछ वहाँ हैं, तो फिर मियां साहब उधर का रुख करेंगे। क्योंकि मियां साहब को ये पता है कि मियां साहब की हुकूमत ने जो अदलिया पे वार किया है, तो जो मियां साहब की हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया है, तो उसके बाद टफ चीज़ें तो हैं। अब देखें, जो मैं कह रहा था ना कि अफवाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मसलन एक अफवाह ये भी है कि मियां साहब को जो है वो एक डेडलाइन दी गई है, और डेडलाइन ये दी गई है कि आप गवर्नेंस के मामला जो हैं वो ठीक करें जी। और यानी पहले तो नजीम सेठी साहब ने कहा ना कि हुक्म दिया गया है पार्लियामेंट को और शरीफ ख़ानदान को कि आईनी तरमीम करें वरना घर जाएं। उसके बाद फिर ये बात शुरू हो गई कि जनाब, अब ये बात शुरू हो गई कि जी उनको कहा गया कि गवर्नेंस भी आपकी बेहतर नहीं है और आप गवर्नेंस बेहतर करें वरना घर जाएं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि अफवाहें जो है ना वो बहुत सारी बिल्कुल। मतलब अब हैं। फिर ये भी बात है कि ये जो मियां साहब ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है, उसमें उनको रिक्वेस्ट की है कि जी मेरा कुछ मामला सीधा करें, मुझे पाकिस्तान से नहीं जाने दिया जा रहा। और वजह मैं को 18 बार ये वजह बता चुका हूँ कि मियां साहब की अपनी जमात के दो लोगों ने जाके और इस्टेब्लिशमेंट को बताया है कि मियां साहब दोबारा पर तोल रहे हैं कि वो बाहर जाएँ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी जो है वो बनाएं। अच्छा। तो एक अब ये भी वजह हो सकती है कि मियां साहब को पता है कि डिलीवर तो उन्होंने करना नहीं है और हालात हर आने वाले दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें बदतर हो रही हैं, और नज़र आ रहा है कि खुदा न खासा किसी वक्त भी कोई चीज़ ट्रिगर हुई तो उसके बाद हर चीज़ इनके हाथ से निकल जाएगी। तो टाइमो टाइम जो है वो निकल जाओ। सीना वाजिद को तो जहाज़ मिल गया था बांग्लादेश से जाने के लिए, इनको तो पाकिस्तान से जाने के लिए शायद जहाज़ भी ना दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मतलब वो फिर अफवाहों का बाजार, और ये इनके खिलाफ नेगेटिव जाएगी ये खबर। देखें ना, अब पार्टी के अंदर ये बात हो रही है, इनके अपने MNAs के साथ ये अंदर ये बात हो रही है। ये जो PTI के अगर कोई लोटा बनना चाह रहा है तो उसको भी मैसेज आ रहा है कि भाई हालात तो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान से भाग रहा है। यानी देखें ना, अब जिसको भी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तुम लोटे बन जाओ, अपना सियासी जिस्म बेच दो, ज़मीर बेच दो और पैसे लेके और वोट डाल दो काजी की एक्सटेंशन के लिए, उसको क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें उसके बाद जितवा देंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई D सीट होगा तो उसको फॉर्म 47 पे जितवा देंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है इस वक्त जो शरीफ ख़ानदान की कश्ती में बैठेगा उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत हमेशा के लिए डूब जाएगी। ये तो कंफर्म है, ये तो तय है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप देखें, एक एनालिसिस आज तक नहीं हुआ, और वो एनालिसिस है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसमें से कौन से ऐसे 40 से 50 ख़ानदान हैं पाकिस्तान के जो 30-40 साल से जीतते आ रहे थे, और उन 30-40 साल से जीतने वाले उन 40-50 ख़ानदानों की आने वाली नस्लों की भी सियासत ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। और अगले 40-50 साल तक अब कोई चांस नहीं है, यानी ये जनरेशन जब तक है तो कोई चांस नहीं कि उनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत दोबारा जिंदा हो। यानी इस हद तक चीज़ें मतलब हैं। इस मौके पे देखें, जो भी PTI को छोड़ के गद्दारी करेगा, जिसने PTI का वोट लिया है, जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया है, वो अगर गद्दारी करेगा तो वो ना अपने हल्के में जा सकता है, ना वो उसके बाद उसकी सियासत है। ठीक है, वो एक ही बार कमा ले 1 अरब 1.5 अरब रुपए कमा ले, ठीक है, 1 अरब 1.5 अरब ले, लेकिन फिर पाकिस्तान से बाहर रहेगा। पाकिस्तान से बाहर भी सर वो रहेगा, तो कैसे रहेगा कि वो रहेगा पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में
जहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। देखें, एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि वो जिस एयरलाइन पे जाती है वो शख्सियत तो रिटायर्ड शख्सियत हैं, तो किस तरह से उनको जो है वो जो है उनको वहाँ पे जब उतरते हैं जिस मुल्क में, तो वहाँ पे किस तरह से उनको उनकी रिहाइशगाह तक भिजवाया जाता है। अच्छा। और फिर वो रिहाइशगाह से निकलते ही नहीं हैं, जितने दिन वहाँ रहते हैं, और फिर वापस आते हैं तो किस तरह से उनको जहाज़ के अंदर लाया जाता है पाकिस्तान लाने के लिए। तो चीज़ें ये जो भी देखें, अब आप देखें ना, हसीना वाजिद जो है वो खुद तो भाग गई, बिल्कुल, लेकिन किस तरह से लोगों ने घरों में घुस के और उसके सॉरी उसके जो वज़रा थे और उसके जो मेंबर पार्लियामेंट जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो हसीना वाजिद के साथ फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, क्या हुआ उनके साथ, कहाँ है आज वो? ऐसे ही है, ठीक है। तो उनकी सियासत ख़त्म हो गई। तो लिहाजा मियाँ साहब को ये भी शायद है कि किसी वक्त भी चीज़ें ट्रिगर होंगी, हाथ से निकल जाएंगी, और हाथ से जब निकल जाएंगी तो इससे पहले कि बांग्लादेश वाले हालात बने और हाँ मैं ना निकल सकूँ तो मैं टाइम निकल जाऊँ, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये देखें, आप क्लैरिटी के साथ जब तक नहीं बताएंगे तो फिर इनकी चीज़ें गले पड़ेंगी। हाँ, अच्छा, वो एक ये भी स्पेकुलेशन ही है ज़ारा सारी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बड़े गुस्सा हुए शहबाज शरीफ साहब पर, और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नेंस नहीं चल रही, माशी हालात ठीक नहीं हो रहे, बाकी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इतना कुछ जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो हुकूमत और अपोजिशन में बैठ जाए। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं, ये 100% गलत खबर है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो पहले साइड लाइन थे और भाई की हुकूमत को ऑन नहीं कर रहे थे उस वक्त। फिर मियाँ साहब को एक मैसेज भेजा गया कि ये वारदातें हमारे साथ ना करें, ये ड्रामे और चालाकियाँ हमें ना दिखाएं, हम आपको लाने वाले हैं, हमें ना ये ड्रामे और चालाकी हमारे साथ खेलना खेलें, आए सामने और ऑन करें अपने भाई की हुकूमत को। अच्छा। ऐसे नहीं चल सकता कि आप अपने लोग तासुर देते फिर रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ होते तो ये हो जाता वो हो जाता, और शहबाज शरीफ की आप ऑन नहीं करें हुकूमत को, ऑन करें। अच्छा। फिर क्या, वो शेख रशीद कहते हैं ना कि मुनव्वर ज़रीफ की एक फ़िल्म थी और उसमें वो कहता था मैनू आँखें लगने दा शौक है। फिर क्या हुआ, मियाँ साहब आए, मियाँ साहब ने ऑन किया, एक तरफ शहबाज शरीफ को बैठाया, एक तरफ मरीम नवाज को बैठाया, ऑन किया हुकूमत, दोनों हुकूमतों को। तो मियाँ साहब के पास ऑप्शन नहीं है सर। अगर आप 17 सीटर पार्टी थे और आपको पूरा मुल्क आपके हवाले कर दिया गया है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखें, आप एक बंदा नौकरी पे भर्ती होता है, मुलाजिम भर्ती होता है, नौकर भर्ती होता है, तो अपनी मर्जी से होता है ना, उसको ज़बरदस्ती तो घर से कोई नहीं उठा के ले जाता ना, क्या वो तुम्हें नौकर भर्ती करते हैं। बिल्कुल, जब कोई नौकर भर्ती होता है तो वो अपनी मर्जी से होता है, नौकरी पे मर्जी से जाता है, बाय चॉइस जाता है। और जब आप नौकर भर्ती हो जाते हैं, फिर नौकर की नखरा की, फिर नहीं ऑप्शन होता आपके पास कि आएँ बाएँ शाएँ ड्रामे अदाकारी फनकारी, फिर नहीं हो सकती कि आप इनकलाबी भी बने, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि शरीफ ख़ानदान को अब शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पे मतलब पूरी तरह से नौकरी कर रहा है, पूरी तरह से ताबेदारी कर रहा है। और मरीम नवाज़ साहब ने बहुत पहले कहा था कि उनको आसान रास्ते का पता है और वो आसान रास्ते पे वो चल रही हैं, और इस ज़बरदस्त तरीके से चल रही है कि चाचा को तो मात दे दी, चाचा तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, वो इतनी आगे चली गई उस आसान रास्ते पर। तो ये आईनी तरमीम के लिए कि दोबारा हुकूमत कोशिश कर रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या रोल है इसमें? ज़ाहिर है वो एक मरतबा तो नाकामी हुई, लेकिन ज़ाहिर है दोबारा हुकूमत अटैम्प्ट तो करेगी। देखें, जो आईनी तरमीम वाला मामला है ना, उसके ऊपर भी ये हुआ कि इन्होंने ये किया आईनी तरमीम वाले मामले पे कि ख़बरें चलवा दी अपने हामी साफ़ियों के ज़रिए कि मियाँ साहब नाराज़ हो गए, मियाँ साहब नहीं माने, और मियाँ साहब ने जब ड्राफ्ट देखा तो बरहम हो गए। वो भी झूठ था भाई। पहली बात तो यह है कि अगर मियाँ साहब के पास ड्राफ्ट था ही नहीं तो फिर इससे उनकी हैसियत सियासी तौर पे औकात का पता चलता है कि उनको किसी ने ड्राफ्ट दिखाना भी मतलब इस काबिल नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि अगर यह है कि वो देख कर वापस चले गए, उन्होंने करा लो फिर तुसी, मैं नहीं आना, इससे पता चलता है कि मियाँ साहब की कोई से नहीं है पार्टी में, वरना मियाँ साहब ने अगर मुस्तरद कर दिया तो ड्राफ्ट फिर पार्टी भी मुस्तरद कर देती। तीसरी बात यह है कि अगर मियाँ साहब मुस्तरद कर चुके हैं तो सारे आके इरफान सदीकी समेत सारे आके डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मियाँ साहब के इनकलाबी होने का और नजरियाती होने का और जमहूरी होने का पता तो आपको उसी वक्त चल गया ना जो इरफान सदीकी ने बिल पास करवाया था जहाज के वाले से, जिसमें पीटीआई के एमएनए पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हो गए। और तो अभी भी देखें उनकी पार्टी सारी लगी हुई है इस आईनी तरमीम के लिए और सारी कोशिश कर रही है। तो ये, और फिर डॉन में खबर लगी है जिसमें बड़ा वाज़ेह किया गया कि मियाँ साहब ऑन बोर्ड हैं, मियाँ साहब इस आईनी तरमीम के साथ हैं और मियाँ साहब लगे हुए हैं। और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहले जब मियाँ साहब जाना चाह रहे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मियाँ साहब से कह दिया कि आपको आने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये हैं हालात और वाक़यात और सूरत हाल, तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे। बिल्कुल, और असल खबर तो ये थी कि मियाँ साहब यहाँ से जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से यहाँ से मायूसी वापस लौटे थे। बहरहाल जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, पंजाब में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने चला। इसमें हमारी गुजारिश ये थी कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल है किस हाई कोर्ट के जज को वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर करें, ये दुरुस्त नहीं है। हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो हाई कोर्ट का हिस्सा रहते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो किसको नामजद करते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज है तो वो अपना एतराज बताए, और इस मामले में जो लाहौर हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने नॉमिनेट किए थे, नामजद किए थे, उनमें से 4 को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था और कोई वजह नहीं बताई थी, और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमारा ये इस्तेहकाक है और चीफ जस्टिस साहब का काम है कि हमें पैनल दें जिसमें से हम चुनें। ये बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तस्लीम की। फैसला आएगा कि पैनल की बात बिल्कुल गलत है, ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो नाम दें और उन नामों को ही अपॉइंट करना होगा एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मासवाए ये कि किसी जज साहब के हवाले से कोई वजह बताई जाए। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जो बात सामने आई आज वो ये है कि जो जज साहिबान 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे नाम जिनके बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उसमें से 4 जज साहिबान को मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खुद फारिग कर दिया है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक मुलाकात में 6 में से 4 जज साहिबान के नाम वापस ले लिए जाएंगे। अब ये 4 जज साहिबान वो हैं जो मुकदमे सुन रहे थे, इलेक्शन अपीलें सुन रहे थे, और इनके बारे में आम तासुर ये है हम वकला में, ये बहुत आज़ाद मंच हैं, ये खौफ में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। ये हमें अफसोस है कि उन 4 जज साहिबान के नाम वापस लिए गए हैं बग़ैर कोई वजह बताए बगैर। और इससे अब क्या असर होगा इलेक्शन पिटिशंस पर, ये हमारे सामने है। हम समझते हैं कि इस बात का अच्छा असर नहीं होगा। उन 4 जज साहिबान को कायम रखना चाहिए था जिनके नाम चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने दिए। हमें अफसोस है कि 4 जजों के नाम वापस ले लिए गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि अब कानून में तरमीम हो गई है और हम आइंदा रिटायर्ड जज लगाएंगे इलेक्शन के मामला सुनने के लिए। ये सरासर हमारी नजर में बदनीयती पर मबनी है। ये कानून साजी जो है आइन से मुतसादिम है। एक काम जो जज के करने वाला है वो आप एक ऐसे शख्स को देंगे जिसकी रोजी रोटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक होगी, उसको वो मायदे पर रखेंगे, माहाना तनख्वाह देंगे। और हम ये समझते हैं कि रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामला देना इलेक्शन के मामला को दफनाने के मुतरादिफ है, और पहले भी ऐसा ही होता रहा है। असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाती है और इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो खत्म नहीं होती। तो यहाँ यही मंसूबा नजर आ रहा है और इस मंसूबे के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। रिटायर्ड जजों की तैनाती के हवाले से भी पटिशनें दायर हैं, उनमें हम देखते हैं क्या फैसला होगा, और ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्या फैसला होगा। इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन मामलात के हवाले से, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, खास तौर से पंजाब में, वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक फैसला तो आ गया, लेकिन इस फैसले का नतीजा जो है हमारे सामने आएगा, और बिलखुसूस ये रिटायर्ड जज अगर कायम रहते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो फिर मुझे कोई तवक्को नहीं है इंसाफ। ये मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब ने बहुत मुनासिब रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा यह है कि ठीक है, एक ऑर्डिनेंस आ गया, इस ऑर्डिनेंस ने तो इख्तियार दिया था सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को कि वो अपने अलावा और जो दूसरे नंबर पर जज साहब हैं उनके अलावा किसी और जज को शामिल कर लें इस कमेटी में। इसका यह मतलब नहीं था कि जरूर तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी के लिहाज से जज हैं मुनीब अख्तर साहब, उनको बाहर किया जाता, और जो चौथे नंबर पर जज साहब हैं उनको शामिल किया जाता, जबकि मुनीब अख्तर साहब ने कोई माजरत नहीं की थी, वो कमेटी में अपना काम कर रहे थे। उन्होंने बतौर एहतजाज ये कहा है कि आइंदा वो इस कमेटी के किसी इजलास में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल कमेटी के इजलास तो होते रहेंगे। 2 जज साहिबान बैठकर अब बेंच बनाएंगे और हम वहीं वापस आ गए। एक मिनट, एक मिनट, तो हम वहीं वापस आ गए जहां जहां चीफ जस्टिस साहब ही की जो राय है उसको फौकियत हासिल होगी। देखिए, कहा यह गया था कि बेंच बनाने का जो अमल है उसमें चीफ जस्टिस को फौकियत हासिल नहीं होनी चाहिए, 3 सीनियर जज जो हैं उनकी राय जो है वो होनी चाहिए। अब हम वापस वहीं आ गए कि चीफ जस्टिस साहब और उनके नामजद करदा चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में जज हैं
उनके उनकी उनके इत्तेफाक राय से बेंच बनेंगे। जी, जरूरत इसलिए पेश आई कि अब फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, और ये माजी में भी एक रहा है सानिया, कि जजों के ग्रुप बन जाते हैं, हम ख्याल जज जो ताकत के साथ चलना चाहते हैं और वो जज जो ताकत के खिलाफ मुज़ाहमत करना चाहती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त यही सूरत हाल है, और मुनीब अख्तर साहब ने तवातुर से एतराज किया था। जो बेंच बनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में अपील सुनने के लिए 7 मेंबर, वहां भी उनका एतराज सामने आया था। आज जो मुकदमा सुना गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, इस बेंच के हवाले से भी उनका एतराज सामने आया था। तो मुनीब अख्तर साहब का मुसलसल ये तकाजा था या राय थी कि हमें बेंच जो है वैसे नहीं बनाने चाहिए जिनमें सिर्फ वही जज साहिबान हों जिनके बारे में ये तासुर है, ये दुरुस्त हो या ना हो, तासुर है कि वो हुकूमत के हिमायती हैं या ताकतवर तबकों के हिमायती। नहीं, देखिए, कानून ये था कि जो भी 3 सीनियर मोस्ट होंगे वो 3 आ जाएंगे, उसमें कोई आपने पिक एंड चूज नहीं करना था। अब पिक एंड चूज की ताकत चीफ जस्टिस साहब को दे दी गई है। वो चाहें तो 11वें नंबर 17वें नंबर से भी किसी को उठाकर इस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं। मुकम्मल सवाबदीद जो है उनको दे दी गई है। तो ये सर ये बताइए, नहीं पता चल रहा कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, देखिए, गैर इसका ताल्लुक तो आईनी तरामीम से है ना। अगर आईनी तरामीम जो ये चाहते हैं, जो मुसवदे सामने आए हैं, वो हो जाती हैं, तो फिर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बहुत ही महदूद हो जाएगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, या अलिफ बे जीम कोई और हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो तजवीज किया गया है उसमें मुंतकिल हो जाएगी। उसके चीफ जस्टिस के हवाले से आईनी ये जो मुसवदा है ये कहता है कि सिर्फ फर्द वाहिद वजीर आजम मुकर्रर करेंगे। जो वजीर आजम का मशवरा होगा उसके मुताबिक सदर मुमलिकत जो है अपॉइंटमेंट कर देंगे। इरफान साहब ये बताएगा कि 63A से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की है 30 तारीख को। आप क्या ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नई कानून साजी के हवाले से ये समझा जा रहा था कि नंबर गेम पूरी हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस यहाँ से कोई फैसला करके कोई सहूलत कारी करेगी? देखिए, सहूलत कारी तो एक मुनासिब लफ्ज नहीं है, लेकिन नजर यही आ रहा है बज़ाहिर कि जो फैसला था 63A वाला उसको तब्दील किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और उसके बाद जो एक हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाजार है उसको गर्म किया जाएगा, लोगों को तोड़ा जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त है या नहीं है। इस वक्त अगर आईनी तरमीम करनी थी तो आईनी तरमीम ये होनी चाहिए थी कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। हम क्यों लोटों को शह देना चाहते हैं, बल्कि उसके बरक्स आईनी तरमीम की जा रही है। जो मुसवदा आया है उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हिदायत से बेवफाई करेगा तो उसका वोट जरूर गिना जाएगा। ये आप एक जो जहनी पस मंजर है, जिस जहनी पस मंजर के तहत ये आईनी तरामीम की जा रही है, वो आपके सामने है। मकसद यही है कि लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को जायज करने वाली बात नहीं है कि उसका वोट ना गिना जाए। देखिए, आइन तो कह सकते हैं ना आप, आइन में तरमीम करके, बहुत से ममालिक में ये है, भारत में यही है कि अगर पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ कोई वोट डालता है, देखिए, इसलिए मैं कह ये रहा हूँ कि जब आपने आईनी तरमीम करने का इरादा किया तो तरमीम वो होनी चाहिए जिससे पार्लियामान में धोखाधड़ी को हॉर्स